चलिए स्टार्ट करें। पहला बड़ा मुद्दा वो ईरान और यूएसए में 108 दिन के बाद सीज फायर हुआ है कुल 14 शर्तों पर। इसके लिए जो भी साइन हुए वो डिजिटल साइन हुए हैं, कोई मिलकर ईरान या यूएसए के राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर नहीं किए। ये स्विट्जरलैंड में ये साइन किए गए हैं डिजिटल हस्ताक्षर 14 शर्तों में। ज्यादातर ईरान के पक्ष वाली शर्तें ही हैं। एक ढंग से यूएसए एक बार फिर से जैसे अफगानिस्तान से हासिल कुछ नहीं हुआ, गंवाया बहुत कुछ वैसी स्थिति में बाहर निकला है। उसको ज्यादा आपत्ति थी कि ईरान परमाणु हथियार बना रहा है, बना सकता है। इस पर ईरान ने आश्वासन दिया है कि ना हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना हम बनाएंगे। बाकी एक अच्छा फायदा इसका हुआ है, इसका लाभ हमारी इकोनॉमी को मिलना चाहिए कि अगले करीब 2 महीने 60 दिन होर्मुज स्ट्रेट पूरी तरीके से टोल फ्री रहेगा। जो चाहे जैसे चाहे अपना शिप कंटेनर लेके आ सकता है। इससे थोड़ी सी तेल की कीमतें गिरनी चाहिए। इसका असर जो एक हताशा का वातावरण अर्थव्यवस्था पे था उस पे भी अच्छा पड़ना चाहिए। उसी प्रकार से ईरान ने पूरी दृढ़ता के साथ, अगर ईरान के पक्ष से देखेंगे तो निस्संदेह शायद लगेगा भी सबको कि ईरान की ही ये विजय थी। अमेरिका कुछ भी हासिल नहीं कर सका है इससे, सिवाय पूरी दुनिया से संबंध खराब करने के। उसके राष्ट्रपति का बचकानापन पूरी दुनिया में सामने आया है। अब बिना किसी बात के उस स्तर पर पहुंचकर पोडियम पर जब कोई व्यक्ति खड़ा होता है, बहुत मर्यादित आचरण और भाषा होनी चाहिए। एक लूज मात्रा नहीं प्रयोग की जाती है, शब्द और वाक्य तो बड़ी दूर की बात है। तो उस परिस्थिति में वहां वो व्यक्ति सबसे बड़े पोडियम पे खड़ा हुआ है और इस तरीके से भद्दे स्टेटमेंट दे देता है कि इटली के राष्ट्रपति हमसे फोटो खिंचवाने के लिए परेशान है। ये बहुत चीप लेवल की हरकतें हैं, बहुत चीप, जो भारत के पॉलिटिशियंस में उच्च स्तर पे देखी जा रही हैं। और यूएसए में इस आदमी ने चरम पे पहुंचा दिया है। मिला इसको कुछ नहीं है, उलझुल। और ईरान ने एक बड़ी दृढ़ता से कहा है, सिर्फ ईरान ही नहीं बल्कि उसके जो सहयोगी देश रहे उन पर भी इजराइल अटैक बंद करे। यानी वो सिर्फ अपने अकेले के हितों के लिए उसने ये लड़ाई नहीं लड़ी है, अपने समर्थकों के साथ ये लड़ाई समझौते की शर्त पे हस्ताक्षर किए। ये दृढ़ता उसकी निस्संदेह सराहनीय है। और ट्रंप ने, जैसा स्वाभाविक था, चीन और पाकिस्तान को विशेष धन्यवाद दिया है समझौते को कराने में। चाइना की ये बढ़ती भूमिका कुछ हमारे लिए अच्छा संकेत नहीं है। पाकिस्तान को बहुत ज्यादा महत्व दिया है। लेकिन अभी ये जो कल परसों हुआ है ये एक अस्थायी समझौता है, स्थायी नहीं है। और इजराइल किसी भी क्षण वो लेबनान पे अटैक करके सीज फायर तोड़ सकता है, फिर ईरान उस पर आएगा। अब पूरी उम्मीद है कि शायद ईरान और इजराइल में संघर्ष वहीं से शुरू हुआ था, जैसा मैंने आपको बताया था। तो अब शायद यूएसए साथ इजराइल का न दे। न तो ट्रंप के पास इतना समर्थन उनकी कांग्रेस यानी संसद का है, न वहां की सेना तैयार होगी, न इतना फंड रिलीज कर पाएंगे। एक बड़ी अजीबोगरीब इस समझौते की बात रही। इसको क्लियर कर दिया है कल अमेरिका ने, 300 अरब डॉलर का एक फंड बनाया जाएगा ईरान की मदद के लिए। तो आपने अटैक ही क्यों किया फिर जब मदद करनी थी तो? लेकिन उसमें एक लाइन और भी क्लियर की गई कि इसमें अमेरिका पैसा नहीं देगा, वो जुटवाएगा ये फंड। अब कहां से जुटवाएगा, कैसे जुटवाएगा, बहुत सी बातें अभी भी इसकी खुल नहीं पाई हैं। लेकिन निस्संदेह अमेरिका के साम्राज्यवाद को कि हर जगह दुनिया में नए जब सेना लेकर जाए तो, और जब आर्थिक शक्तियों के द्वारा किसी को गुलाम बनाए तो इसको इंपीरियलिज्म बोलते हैं, साम्राज्यवाद। अब उसके इस इंपीरियलिज्म पर
कुछ तो लगान लगनी चाहिए, क्योंकि कोई बड़ी सफलता नहीं मिली है, लेकिन ट्रंप ने अपनी आदत के अनुसार इसको सफलता के रूप में ही पेश किया है और बताया है कि अगर इसमें कोई भी सफलता है तो मुझे श्रेय है, ऐसा बोला है। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाता है तो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के कारण होगा। एकदम जैसे बचकना कहना तो पर्याप्त शब्द नहीं है, शेख चिल्लीपन कहना भी पर्याप्त शब्द नहीं है, उससे भी घटियापन कहना ही ज्यादा ठीक है। इस स्तर की हरकतें, तो इस समझौते की कुछ शर्तें अब आप तैयार रहिएगा कि ये जो है हर एग्जाम में पूछी जाएंगी, तो वो आपको लिख लेना है। तो जरा लिखे। 108 दिन के युद्ध के बाद आफ्टर 108 डेज वार, 108 दिन के युद्ध के बाद 17 जून 2026 को, डेट जरूर याद रखिएगा, पीसीएस वाले आजकल ऐसे उलझाते हैं। 17 जून 2026 को ईरान और यूएसए में एक 14 सूत्री समझौता हो गया है। ईरान एंड यूएसए हैव साइंड a 14-point agreement. 14-point agreement. इस पर डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेशकियन, वो ईरान के राष्ट्रपति हैं और ट्रंप का तो मालूम ही है आपको, इस पर डोनाल्ड ट्रंप और मसूद पेजेशकियन ने हस्ताक्षर किए हैं। इट इज वर्चुअल हस्ताक्षर लिखिएगा, आमने सामने नहीं बैठे। डोनाल्ड ट्रंप एंड मसूद पेजेशकियन ने हस्ताक्षर किए हैं। डोनाल्ड ट्रंप एंड मसूद पेजेशकियन हैव साइंड इट। ये अमेरिका की तरफ से जो अगला वाक्य है वो भारतीयों के लिए कोई बहुत सुखद संदेश नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लीजिए। यूएसए ने इसे इस्लामाबाद मेमोरेंडम कहा है। अकॉर्डिंग टू यूएसए इट इज इस्लामाबाद मेमोरेंडम। पाकिस्तान की इस समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पाकिस्तान has played important role in this agreement. महत्वपूर्ण भूमिका रही है। चीन ने ईरान और यूएसए को करीब लाने में विगत 2 महीनों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चाइना has played important role to come closer to Iran and USA. 19 जून को स्विट्जरलैंड में, ब्रैकेट में जिनेवा स्विट्जरलैंड में चाहे लिख लें, औपचारिक बैठक टाल दी गई। ये कल होने वाली थी, नहीं हुई। फॉर्मल सिटिंग which was to be scheduled at Geneva, Switzerland on June 19th is avoided.
डोनाल्ड ट्रंप ने वर्साई पैलेस लुई 14 द्वारा बनवाया गया। फ्रेंच रेवोल्यूशन यहीं से शुरू हुई थी। डोनाल्ड ट्रंप ने वर्साई पैलेस पर या वर्साई पैलेस में समझौते की हार्ड कॉपी पर भी हस्ताक्षर किए। डोनाल्ड ट्रंप signed hard copy of agreement at Versailles Palace। समझौते की शर्तें ईरान की तरफ झुकी हुई अधिक प्रतीत होती हैं। क्लॉज ऑफ एग्रीमेंट्स are inclined towards Iran, ईरान की तरफ अधिक झुकी हुई प्रतीत होती हैं। इसके कुछ प्रमुख प्रावधान हैं। इट्स prominent provisions are अगले 60 दिनों तक होर्मुज स्ट्रेट टोल फ्री रहेगा। होर्मुज स्ट्रेट would be toll free for next 60 years। टोल फ्री रहेगा। इजराइल द्वारा लेबनान पर हमला रोक दिया जाएगा। Israel would not attack on Lebanon। इजराइल द्वारा लेबनान पर हमला रोक दिया जाएगा। ईरान तेल निर्यात कर सकता है, अब कोई भी खरीद सकता है उससे। ईरान is allowed to export petroleum। ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की है। ईरान has expressed his commitment to not make nuclear weapon। ईरान की लाइन बदलते रहिएगा। ईरान की सहायता के लिए 300 अरब डॉलर का एक फंड बनाया जाएगा। फंड ऑफ $300 बिलियन would be created to assist ईरान। एक फंड बनाया जाएगा। 60 दिन के भीतर अंतिम समझौता किया जाएगा। फाइनल एग्रीमेंट would be done within next 60 days। अंतिम समझौता किया जाएगा। फाइनल एग्रीमेंट would be done within 60 days। ये थोड़ी बातें और समझेंगे। ये जो है यूएसए की दूसरी बचकाना हरकत मानी गई। एक बार 1954 में ऐसे ही वियतनाम में उलझ गया था, बिना किसी बात के, कोई लेना देना नहीं था, और 19 साल तक उस पर बम गिराता रहा। 1973 तक जब इतना समय बीत गया, सब कुछ जो है बम गिरा के ध्वस्त कर दिया, फिर भी वियतनाम झुका नहीं। 58,000 सैनिक उल्टा अमेरिका के मारे गए। ढेर सारा पैसा खर्च हुआ। वहाँ के राष्ट्रपतियों को, वहाँ संसद को जवाब देना पड़ता है। वहाँ की संसद हमारी जैसी नहीं। वहाँ प्रेस क्वेश्चन मुंह पे पूछ लेती है।
हमारे यहाँ भी पूछ लिया करती थी कभी। तो जब ये सब चीजें बहुत असह्य हो गई तो 1973 में वो वियतनाम से लौटा तो लोग यही पूछते थे कि मिला तुम्हें क्या। मुद्दा दूसरे का था, एक देश उत्तरी वियतनाम, दूसरा देश दक्षिणी वियतनाम, दोनों एकजुट होना चाहते। तुम क्यों कह रहे हो दोनों अलग रहे? वो रहे एकजुट, तुम्हें क्या मतलब है, तुम क्यों गए 58,000 सैनिकों की बलि देने के लिए? लेकिन फिर भी वो लड़ा और बड़ी फजीहत हुई उसकी। इस युद्ध को वही दूसरा वियतनाम युद्ध कहा जा रहा है। कुछ हासिल नहीं हुआ, बिना किसी बात के पांव भिड़ गया, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को डिस्टर्ब कर दिया। सिर्फ भारत ने अपने आंकड़े कागजों पे दुरुस्त कर लिए हैं। उसने तमाम टैरिफ बढ़ा दिया, होर्मुज बंद रहा, हर दुकानदार का न्यूज़पेपर में ओपिनियन आने लगा, जाजमऊ की टेनरी से लेते हुए पानीपत के टेक्सटाइल इंडस्ट्री तक कि भैया निर्यात हमारा रुक गया है। खाद के कारखाने बंद हो गए क्योंकि कतर से नेचुरल गैस नहीं आ पा रही। लेकिन भारत के ऊपर कागज पे कोई असर नहीं पड़ा है, हर चीज, निर्यात भी बढ़ गया है, काफी बढ़ गया है, अनाज का उत्पादन भी काफी बढ़ा हुआ दिखा दिया गया है, टोटल ट्रेड भी बढ़ा हुआ दिखा दिया गया। जो कागज पे ही दिखाना है, फर्जी मार्कशीट जैसे कोई तैयार कर ले तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है, बाकी असर तो बहुत जगहों पर पड़ा। कुल मिला के इस युद्ध ने पाकिस्तान का महत्व स्थापित कर दिया। पाकिस्तान को जो महत्ता मिल गई, ये बड़ी हमारे लिए चिंता की बात रहेगी ग्लोबल लेवल पर, जब अमेरिका खुलेआम ये बात बोल रहा है। और शायद चीन की भी यही मंशा रही होगी कि पाकिस्तान का महत्व बढ़े। चीन ने जो भी बात की, जो भी मध्यस्थता की है, उसमें पाकिस्तान को रखवाया है इसको आगे बढ़ाने के लिए। ये हमारे लिए कुछ अच्छे संकेत नहीं है। तो हमने अपने लिए फिर मीडिया को उभारा है, तो हाथ मिलाने और इस प्रकार की घटनाओं को उन्होंने भारत की वो उपलब्धियां बता दी हैं कि यही उपलब्धियां सबसे बड़ी रही। बाकी हमारे लिए यहाँ कुछ भी खास नहीं रहा। अंतिम कुछ दिन उन जहाजों पे अटैक हुए जिसमें भारतीय सेलर्स हुआ करते थे, भारत से जुड़े लोग उनको चला रहे थे। इससे भी स्थिति थोड़ी अच्छी नहीं रही, बल्कि ईरान तक ने ऐसे अटैक किए, तो ये भी थोड़ा कुछ हमारे लिए ठीक नहीं रहा। तो अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ, विदेश नीति के मुद्दे पर भी वैश्विक स्तर पर कुछ अच्छा हमें हासिल नहीं हुआ। इस युद्ध ने जो करीब करीब मोटे तौर पे मान लेते हैं कि 4 महीने के आसपास जिसकी आहट रही, 4 महीने में भारत में बहुत कुछ डिस्टर्ब किया। शेयर मार्केट 85,000 से सेंसेक्स घटकर 74 तक पहुंचा था। तो ये सारी चीजें कुछ अच्छे संकेत नहीं देती। तो ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा, अगर 60 दिन के बाद स्थायी समझौता हो जाता है तो इस पर ऐसे तक बनेंगे। और अगर कल परसों फिर से कुछ दिक्कत हो जाए, क्योंकि ईरान का मनोबल बढ़ा है इस बात से, इजराइल अगर लेबनान पे अटैक करता है तो ईरान एक बार फिर से युद्ध विराम तोड़ेगा, होर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करेगा। तो उस स्थिति में फिर से एक बार युद्ध शुरू होगा। अब ये युद्ध अमेरिका लड़ेगा कि नहीं, ये तो शायद अनिश्चित सा है। अमेरिका शायद ही अब दोबारा आए लड़ने। इसी बात पे काफी तनातनी अमेरिका के राष्ट्रपति और इजराइल के प्रधानमंत्री में भी हुई है। लेकिन फिर भी इस घटना ने जो है प्री के लिए, मेंस के लिए, एसे के लिए, सब के लिए मैटर तैयार किया। इसे भी बनेंगे इस पे, और मेंस में क्वेश्चन तो श्योर बनेगा। ये सारी जगहें याद रखिएगा। चलिए अगला पॉइंट लिखते हैं। किसाऊ डैम, किसाऊ डैम, किसाऊ डैम। कभी कभी कोई चीज ऐसी होती है जो बड़ा विवादित बन जाती है। वो कुछ इस तरीके की होती है कि होती तो बड़ी लाभदायक है, राज्य आपस में लड़ जाते हैं तो बन नहीं पाती। इसी प्रकार से एक डैम यमुना की सहायक टोंस नदी पर, जहां हिमाचल और उत्तराखंड मिलते हैं, उसी इलाके में हिमाचल का सिरमौर जिला, उत्तराखंड का देहरादून जिला, 6 राज्यों को इससे लाभ होता। किसी को बिजली मिलती, किसी को पानी मिलता। लेकिन आपसी खटपट के कारण खासतौर पे हिमाचल प्रदेश का ये कहना था कि हमारा इलाका जा रहा है जहां आप डैम बना रहे हो,
हमें लोगों को यहाँ से हटाना है, उनको बसाना है, तो हम फिर इसमें पैसा एक न देंगे, क्योंकि हमें उनके रिहेबिलिटेशन पे बहुत सारा खर्च करना है। तो अंत में गृह मंत्री की अध्यक्षता में सभी 6 राज्यों ने मिलकर एक सहमति व्यक्त कर दी है। परियोजना बड़ी इंपॉर्टेंट है। 660 मेगावाट इससे बिजली आएगी और ढेर सारा इससे जल मिलेगा जो ड्रिंकिंग वाटर के रूप में भी प्रयोग होगा। दिल्ली की भी कुछ वाटर प्रॉब्लम सॉल्व होगी, कुछ सिंचाई की समस्या हरियाणा और वेस्टर्न यूपी में बहुत ज्यादा रहती है, उसकी भी कुछ यहाँ उसमें भी कुछ मदद मिलेगी समाधान में। और उसी प्रकार से फ्लड वगैरह में जैसे कभी कभी हो जाता है कि अचानक पानी बहुत ज्यादा बरस जाता है, पिछले साल भी ऐसा हुआ, तो हिमाचल के कई इलाकों में बाढ़ आ गई, उस पानी को भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, ये भी आना चाहिए ज्यादातर एग्जाम में। तो लिख लीजिए जरा, किसाऊ, किसाऊ, KISHAU, किसाऊ डैम, किसाऊ डैम। यह बांध हिमाचल, ब्रैकेट में सिरमौर जरूर लिख लीजिएगा, यह बांध हिमाचल ब्रैकेट में सिरमौर और उत्तराखंड ब्रैकेट में देहरादून की सीमा पर स्थित है, की सीमा पर स्थित है। दिस डैम इज लोकेटेड, दिस डैम इज लोकेटेड on boundary of हिमाचल ब्रैकेट में सिरमौर एंड उत्तराखंड उत्तराखंड की सीमा पर स्थित है, सीमा पर स्थित है। इसे यमुना की सहायक टोन्स, एक टोन्स प्रयागराज मिर्जापुर क्षेत्र में गंगा की सहायक, वो बड़ी फेमस टोन्स। वहीं उसी की एक सहायक बेलन नदी है, भारत का इतिहास पढ़ने में बड़ी मदद करती है, क्योंकि भारत में चावल वगैरह की खेती के पहले एविडेंस वहीं मिले हैं, हिस्ट्री में ये सब आपको बताया जाता है। और ये वाली टोन्स यमुना की सहायक टोन्स, तो लिख लीजिए यह बांध यमुना की सहायक टोन्स नदी पर निर्मित किया जा रहा है। दिस डैम इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन रिवर टोन्स, a tributary of यमुना निर्मित किया जा रहा है, और ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना। हिमाचल प्रदेश की आपत्तियों के कारण, ड्यू टू ऑब्जेक्शंस मेड बाय हिमाचल प्रदेश की आपत्तियों के कारण यह परियोजना मूर्त रूप नहीं ले पा रही थी। This project was still under pending. Due to objections of हिमाचल प्रदेश। इस परियोजना से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। A few salient features related to this project are, इस परियोजना से जुड़े कुछ प्रमुख तथ्य इस प्रकार है। Salient features related to this project are, अब पॉइंट्स में लिखते जाइए। 660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा, 660 मेगावाट हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोडक्शन वुड बी डन। 660 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन होगा।
कुल लागत 15,000 करोड़ रुपए, कुल लागत 15,000 करोड़ रुपए। टोटल इन्वेस्टमेंट 15,000 करोड़ रुपी, 15,000 करोड़ रुपी। इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य, यही नाम विशेष याद रखिएगा। कभी भी क्वेश्चन में रुपया नहीं पूछते हैं कितना लगा, वो तो आपकी समझ के लिए कि अच्छा खासा पैसा लग रहा है तो बड़ा ही प्रोजेक्ट होगा। और 25 मेगावाट से ज्यादा जहां विद्युत उत्पादन होता है वो बड़ा ही प्रोजेक्ट मानते हैं, तो 660 मेगावाट। तो वो इसलिए लिखा दिया जाता है कि आप गेस कर सकें। कभी भी पैसा वैसा नहीं पूछते, राज्य पूछेंगे, स्थिति पूछेंगे, किसकी क्या आपत्ति है, मेंस में ये सारी चीजें पूछेंगे। तो लिखें, इस परियोजना से लाभान्वित होने वाले राज्य हैं स्टेट्स विच आर बेनिफिटेड बाय दिस प्रोजेक्ट। दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान। परियोजना 1960 के दशक में प्रस्तावित की गई। प्रोजेक्ट वास proposed in decade of 1960, परंतु हिमाचल प्रदेश को इस पर कुछ आपत्तियां थी। But Himachal Pradesh had a few objections on it. दरअसल बांध के लिए सर्वाधिक भूमि हिमाचल प्रदेश की ही अधिग्रहित की गई है। इनफैक्ट लार्जेस्ट एरिया, अब इतना सर्वाधिक नहीं है, बहुत बड़ा परसेंटेज है, लगभग थोड़ा ही कम उत्तराखंड की भी है। लेकिन हिमाचल प्रदेश का कहना था कि हमारे यहाँ से बहुत सारे लोग डिजर्टेड यानी विस्थापित होंगे, हम कैसे बसाएंगे, तमाम पेड़ कटेंगे, तमाम अन्य दिक्कतें आएंगी, तो हमारी क्षति ज्यादा है। तो उत्तराखंड को इसको ऐसे कंपनसेट कराया गया। ये भारत के गृह मंत्री की देखरेख में हुआ है। मैं कम ही कामों का समर्थन करता हूं, क्योंकि कोई बहुत ज्यादा अच्छी नीयत से, चुनावी नीयत के अलावा कोई और नीयत दिखती नहीं, लेकिन इस एक काम का भरपूर समर्थन है जो किया गया है। अगर कोई गृह मंत्री बुला के 6 मुख्यमंत्रियों को डपट के भी कोई समझौता करा ले रहा है और उससे देश हित है, तो कोई बुरी बात नहीं है, ये अच्छा काम हुआ। ये कहा गया ठीक है 660 मेगावाट बिजली में तुम आधी ले लेना, तो अभी फिलहाल 1/3 तो अकेले उत्तराखंड को मिलेगी, बढ़ते बढ़ते आधी भी हो सकती है, तो तुम्हें कंपेंसेट कर दिया गया। उसी प्रकार से एक समस्या और तगड़ी बनी हो, अभी ये दूसरा बड़ा बांध बन जाएगा जो भूकंप जोन 5 में, टिहरी, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, और फिर वो किसाऊ। ऐसी चीजें थोड़ा रिस्की हो जाती हैं, लेकिन क्या करें, आप अनाज का उत्पादन टाल देंगे या क्या करेंगे, बिजली नहीं चाहिए आपको, कैसे जिएंगे। तो हमारे लिए तो एक बड़ी समस्या बन गई है ना, विकास और विनाश के बीच में एक को चुनने की कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मजबूरन रिस्की काम करना पड़ता है। नहीं करेंगे आप, इतनी बड़ी जनसंख्या का भरण पोषण कैसे करेंगे, तो ये काम किया जाता है। समय बस यही है कि थोड़ा ज्यादा समय बीते, जैसे ही देखें कि डैम को डिसमेंटल करने की स्थिति है तो टिहरी को भी डिसमेंटल कर दें या रिकंस्ट्रक्ट कर लें, और बाद में किसाऊ को भी कर देंगे। ये आने वाली पीढ़ियों पे डिपेंड करता है। तो कुछ पॉइंट और लिखें। हाँ, उसको डूब क्षेत्र बोलते हैं,
जो इलाका बांध में डूब जाता है उसको डूब क्षेत्र बोला जाता है। हिमाचल प्रदेश को पुनर्वास की भी समस्या का सर्वाधिक सामना करना था। इवन rehabilitation problem was to be tackled maximum by Himachal Pradesh। उत्तराखंड का भी बड़ा क्षेत्र और लार्जर रीजन ऑफ उत्तराखंड डूब क्षेत्र में शामिल है। डूब क्षेत्र में शामिल है। A larger region of Uttarakhand is comprised in submergence area। इसलिए उसे बिजली उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा दिया जा रहा है। It is why a major portion is being given to उत्तराखंड। यमुना नदी के अतिरिक्त जल को बेहतर तरीके से एकत्र किया जा सकेगा। रेन सीजन वाटर ऑफ रिवर यमुना would be collected properly, जिससे दिल्ली का जल संकट हल होगा। ड्यू टू विच वाटर क्राइसिस ऑफ दिल्ली would be resolved। हरियाणा और उत्तर प्रदेश की सिंचाई से जुड़ी समस्याओं का समाधान होगा। इरिगेशन प्रॉब्लम्स ऑफ हरियाणा एंड यूपी would be resolved। समाधान होगा। नकारात्मक बिंदु नेगेटिव एस्पेक्ट, नकारात्मक बिंदु बांध भूकंप जोन 5 में डैमेज इन अर्थक्वेक जोन 5। भूकंप जोन 5 में टिहरी बांध भी इसी जोन में है। टिहरी डैम is also in same zone। यह बांध हथिनी कुंड बैराज के उत्तर है। हरियाणा ज्यादातर पानी इसी डैम से ले लेता है। दिस डैम इज नॉर्थ टू हथिनी कुंड बैराज। हथिनी कुंड बैराज से उत्तर जो हरियाणा को यमुना की जलापूर्ति का एक प्रमुख साधन है। विच इज अ big medium to supply Yamuna water to the Haryana। ये विशुद्ध रूप से यूपीएससी के टॉपिक हैं। वनडे एग्जाम में एक आध लाइन में इन्हीं में से कुछ निकालेंगे वो लोग, वो आप पूरा तैयार कर लेंगे तो कर लेंगे। अब टॉपिक छोटे हैं, पीसीएस में ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वनडे एग्जाम में उसी से कोई लाइन निकाल लेते हैं। दुनिया भर के
पेट्रोलियम एक्सपोर्टर देशों को ओपेक कहा जाता है, और एक बहुत महत्वपूर्ण देश ने कह दिया वो ओपेक में नहीं रहेगा, तो एक लाइन में उसका नाम लिख लीजिए। लिखें यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात ने 1 मई 26 से ओपेक से अलग होने की घोषणा कर दी है। यूनाइटेड अरब अमीरात has kept itself aloof from OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, has kept itself aloof from OPEC since May 1st, 2026. ओपेक विश्व के पेट्रोलियम एक्सपोर्टर देशों का एक संगठन है। ओपेक इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। असल में इसमें जो भी देश हैं, कभी 12 हो जाते थे, कभी 13, कभी 11, ये 1-2 छोड़ना और पकड़ना ये जारी रहता है जब से बना हुआ है। तो इनका कोटा तय करते हैं, तुम इतना कर सकते हो, तुम इतना कर सकते हो। यूएई को लगता था हमारा कोटा बड़ा होना चाहिए, आप हमारा कोटा छोटा रखते हो। तेल की कीमतें इस बीच काफी बढ़ी थी, हम लाभ ही नहीं उठा पाए। हम अलग रहेंगे तो कम से कम अपने तरीके से समझौता करके लोगों को तेल की सप्लाई तो कर देंगे। अगली लाइन, ओपेक विश्व का लगभग 50% तक पेट्रोलियम नियंत्रित करता है। ओपेक रेगुलेट्स almost 50% पेट्रोलियम ऑफ वर्ल्ड, परंतु यह एक कार्टेल की तरह कार्य करता है। बट इट वर्क्स लाइक अ कार्टेल, यह एक कार्टेल की तरह कार्य करता है। इट एक्ट्स लाइक अ कार्टेल, जहां सदस्य देशों का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। वेयर कोटा ऑफ member countries is determined सदस्य देशों का कोटा निर्धारित कर दिया जाता है। होर्मुज संकट के कारण दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ी। ऑयल प्राइस इज हाइक्ड due to Hormuz crisis, परंतु यूएई का कोटा सीमित था। बट कोटा ऑफ यूएई वाज लिमिटेड, जिससे उसको अधिक लाभ नहीं हो रहा था। ड्यू टू विच it was deprived from benefits। अच्छा, भारत को इससे इसलिए फायदा होगा, यूएई जहां ये सब दुबई सरजाह वगैरह है, 7 देश मिलकर यूएई बनते हैं। यहाँ चुनाव नहीं होते, लेकिन हमसे बहुत ज्यादा बेहतर शासन प्रणाली है वहां की। उसकी कुल जनसंख्या का 34% तो भारतीय मूल के लोग हैं। 34% दुनिया का अकेला देश है जहां मूल निवासियों से ज्यादा बाहरी है। उनके पास पैसा बहुत है, लेकिन समस्या ये है कि वर्कर्स कम है, तो वही बाहरी लोगों को बुला के अपने काम कराते हैं। भारत से बहुत अच्छे रिश्ते रखता है। तो उस परिस्थिति में अगर वो ओपेक से अलग हो जाएगा तो भारत उससे ज्यादा तेल ले सकेगा।
अब अगले कुछ महीने हमारे लिए बेहतर रहेंगे। हम ईरान से भी तेल ले सकते हैं, रशिया से भी तेल ले सकते हैं, यूएई से भी तेल ले सकते हैं। हमारे पास ज्यादा बेहतर अवसर रहेंगे। हम बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। अगर अमेरिका कहे कि वेनेजुएला का तेल वो भारत को बेच रहा है, वो जरा ज्यादा रेट दे, तो हम भी साफ कह सकते हैं कि नहीं, हमारे पास आपसे बेहतर मार्केट है और हम उसी से लेंगे। लेकिन भारत ऐसा कह पाएगा, ये एक अलग बात है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का तो यही दावा है कि भारत के इन सब मसलों को वो तय करता है कि कहां से लेगा, कब तक लेगा, कितना लेगा। तो इस विषय में हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। लिख लीजिए जरा, यूएई के इस निर्णय से, यूएई के इस निर्णय से भारत को सीधा लाभ मिलने की संभावना है। दिस डिसीजन ऑफ यूएई could benefy India directly, सीधा लाभ मिलने की संभावना है। भारत और यूएई के मध्य रुपए में भी व्यापार होता है। There is also trade in rupee between India and UAE, रुपए में भी व्यापार होता है। बस अब अगर ऐसा कोई प्रश्न आ जाता है कि भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन है, अब चीन टिक करेंगे। अभी तक की वैसे हम लोग बताया करते थे, अब आप चीन टिक करिएगा। तो ये फैक्चुअल टाइप की चीज है, लेकिन लिख लीजिए इसको। लिखें 2025-26 में, इन 2025-26 चीन भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक सहयोगी था। चाइना वाज largest trade partner of India. इस अवधि में दोनों देशों के बीच, ये फिगर उतना इंपॉर्टेंट नहीं, चीन और यूएसए 1 और 2 पे ये सबसे इंपॉर्टेंट है। फिगर फिर भी इसलिए यहां इंपॉर्टेंट है कि अकेले चाइना से व्यापार में हम 100 अरब डॉलर का ज्यादा घाटा खा जा रहे हैं, अकेले चाइना से। अब इसका उत्तर हमें कैसे ढूंढना है वो एक अलग बात है। लिखें, अगर आप इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन, ये सब चीजें ध्यान से पढ़ने लगते हैं ना, तो नींद उड़ जाती। तो फिर नींद आने के लिए जी न्यूज देख लिया करें, तो बैलेंस कर देता है। अगर सिर्फ यही इकोनॉमी और इंटरनेशनल रिलेशन पढ़ते रहेंगे तो नींद उड़ा देता है। तब जी न्यूज देखिए, तब आपको आराम से 4 नींद की गोली एक साथ मिल जाएगी। सुबह तक उठेंगे तो जरूर, लेकिन उठना नहीं, उठ ही जाना है फिर वो। लिख लीजिए, चीन और भारत के बीच कुल व्यापार 151 अरब डॉलर रहा। Total trade between India and China was $151 billion. 140 अरब डॉलर व्यापार के साथ यूएसए का दूसरा स्थान रहा, followed by USA with $140 billion. भारत ने चीन से 131, आप इतना भी लिख सकते हैं, और डेसिमल में आपको इंटरेस्ट है तो लिख लीजिए, 131.63 अरब डॉलर का आयात किया। इंडियाज इंपोर्ट फ्रॉम चाइना was 131.3
$131.63 बिलियन, 131.63 बिलियन डॉलर। परंतु भारत का निर्यात मात्र 19.47 19.47 बिलियन डॉलर था। भारत का निर्यात मात्र 19.47 बिलियन डॉलर। इसको 20 बोला करें, उसको 132 बोला करें, इतने से काम चल जाएगा। इस प्रकार 112 अरब डॉलर से अधिक व्यापार घाटा भारत को चीन से हो रहा है। इस प्रकार 112 अरब डॉलर से अधिक व्यापार घाटा भारत को चीन से हो रहा है। इन दिस वे India's trade deficit with China is $112.6 बिलियन डॉलर। ज्यादा चिंता की बात यह है कि जो हम घाटा सह रहे हैं, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हम अपने यहां नहीं बना सकते। बहुत छोटी छोटी चीजों से भारत का मार्केट भर दे रहा, वो सब हम अपने यहां बना सकते हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं, ये चिंता की बात ज्यादा है। आगे लिखें, भारत को व्यापार में सर्वाधिक लाभ यूएसए से होता है। भारत को व्यापार में सर्वाधिक लाभ यूएसए से होता है। इंडिया लार्जेस्ट ट्रेड सरप्लस is with the USA 34.4 बिलियन डॉलर, 34.4 बिलियन डॉलर, जो विगत वर्ष की तुलना में घटा है। घटा के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, which is decreased in comparison to recent year। सीडीएस के विषय में पिछली क्लास में लिखा दिया गया था क्या? किसको बनाया गया है? लिखा दिया था? नहीं, चलिए ठीक है। ये चर्चा शुरू कर देते हैं। चर्चा बड़ी है, एक से ज्यादा क्लास लग सकती हैं इस पर। एक संगठन है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, वो सारे आंकड़े दुनिया को देता है। कहाँ किस देश में कितने हथियार हैं, कितने न्यूक्लियर वेपन हैं, खरीदता सबसे ज्यादा कौन है, खर्च कौन करता है, डिफेंस बजट किसका सबसे ज्यादा है। इसकी रिपोर्ट तो बड़ी लंबी चौड़ी रहती है। न्यूक्लियर वेपन की या एक्सपोर्ट इंपोर्ट की तो अभी पिछली क्लास में आपको लिखाई गई थी, और यही सबसे ऑथेंटिक रिपोर्ट मानी जाती है। तो जरा लिख लीजिए, सिप्री रिपोर्ट स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूशन सिप्री द्वारा ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर, रिपोर्ट जारी की गई है। ट्रेंड्स इन वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय सिप्री, जिसमें
विश्व के विभिन्न देशों के रक्षा बजट का अध्ययन किया गया, इन विच military expense of various countries of world is observed. विश्व में सर्वाधिक रक्षा बजट वाले देश हैं। कंट्रीज विद लार्जेस्ट डिफेंस बजट आर, सर्वाधिक रक्षा बजट वाले देश। नंबर 1 यूएसए, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, 33%, दुनिया के कुल रक्षा बजट का 33%। चाइना 12%। यूएसए का डिफेंस एक्सपेंडिचर भारत से 10 गुना ज्यादा है और चाइना का करीब 3.5 गुना ज्यादा है। यूएसए का तो समझ में आता है, उसका तो हर चीज ऐसे ही रहती है, बहुत ज्यादा खर्च करता है, बड़ा लंबा चौड़ा बजट है। नंबर 3 रशिया, 4 जर्मनी। पहले 3 का समझ में आता है, उनमें 2 पहले की सुपर पावर रही है, चाइना आज की सुपर पावर बन रहा है। चौथे पे जर्मनी, भारत का 5वां स्थान है, फॉलोड बाय इंडिया विद 5th रैंक, जो विश्व के कुल रक्षा बजट का 3% व्यय करता है, इट्स expense is 3% of world total military expenditure व्यय करता है। भारत अपने जीडीपी का 2.3% रक्षा कार्यों पर खर्च करता है। इंडिया डिफेंस एक्सपेंसेस 2.3% of its GDP। यूक्रेन 7वें स्थान पर है, यूक्रेन इज ऑन 7th रैंक, यूक्रेन 7वें स्थान पर है, परंतु ये अपने जीडीपी का 40%, 40 के नीचे अंडरलाइन करिए, 5 साल और इसी स्थिति में रहेगा तो कंगाल हो जाएगा, परंतु ये अपने जीडीपी का 40% रक्षा पर व्यय करता है। बट its military expenditure is 40% of its GDP, 40% of its GDP, 40% रक्षा पर व्यय करता है। सिप्री विभिन्न देशों में परमाणु हथियारों की संख्या, परमाणु हथियारों की संख्या भी बताती है। नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन इन वेरियस कंट्रीज, number of nuclear weapon in various countries are also observed by SIPRI। यह विभिन्न देशों के हथियार निर्यात का भी अध्ययन करती है। वेपन एक्सपोर्ट या वेपन ट्रेड ऑफ वेरियस कंट्रीज, is also
ऑब्जर्व्ड बाय सिप्री। भारत वर्तमान में यूक्रेन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक। भारत वर्तमान में यूक्रेन के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक है। इंडिया इज second largest export या वेपन इंपोर्टर in world after Ukraine। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो यूपी से रिलेटेड कोई एग्जाम देते हैं, कोई भी SSSC से जुड़ा हुआ हो, चाहे PCS हो, ROA हो, या कोई वनडे एग्जाम यूपी से रिलेटेड। अब आपको पता ही चल गया है भारत में रामसर साइट्स हो गई हैं 100। उत्तर प्रदेश में हो गई हैं 12। उत्तर प्रदेश की आखिरी साइट लिखा दी थी, लिख लिया है, कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। हाँ, वैसे उसका पारंपरिक नाम क्या है? ट्रेडिशनल नेम किसी और पारंपरिक नाम से पुकारी जाती है ना। हाँ, ये 12वीं है, ये यूपी की 12वीं है। रामसर साइट्स पे तो काफी कुछ लिखाया गया है आपको। अगली क्लास की पहले हेडिंग अभी से डाल लीजिए, फिर इस पे चर्चा करेंगे। भारत का विदेश व्यापार, इंडियाज फॉरेन ट्रेड। अगली क्लास में जैसे ही मैं आपके सामने आऊं तो ये तैयार कर लीजिएगा। भारत का विदेश व्यापार बोलना है, बस ये बोल दीजिएगा। 2025-26, 2025-26, 2025-26 आंकड़े जनरली भारत के सरकार के ही आंकड़े से लिए जाते हैं, लेकिन एक संगठन और भी है जो ये आंकड़े दिया करता है। ये भारत के जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं उनका ऑर्गेनाइजेशन। कभी भी खोजना हो ना किस चीज को, मन में प्रश्न आ सकता है कि हमारे यहां से अच्छा फूल सबसे ज्यादा कौन सा देश खरीदता है, ऐसे प्रश्न आते हैं, तो तुरंत बाईफीओ कर दीजिए, ये अपनी रिपोर्ट बता देगा। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर्स ऑर्गेनाइजेशन एक संगठन और भी है। कोई आंकड़े बता तो देना चाहिए उसको, लेकिन वो बड़े उलझे हुए आंकड़े देता है उसकी कोई वैल्यू ही नहीं रह गई। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो हम जो भी आंकड़े इस बार आप पढ़ेंगे वो भारत के कॉमर्स मिनिस्ट्री के आंकड़े पढ़ेंगे। थोड़ा सा चीजें कुछ अलग हो जाती हैं, एक विवाद आया है, कुछ आंकड़ों में कॉमर्स मिनिस्ट्री कुछ कह रही है और जो इंडिपेंडेंट एनालाइजर हैं, स्वतंत्र विश्लेषक, वो कुछ कह रहे हैं। हम फिर भी यूज कॉमर्स मिनिस्ट्री का ही करेंगे, क्योंकि आयोग जब पेपर देता है कोई क्वेश्चन गलत होता है तो चैलेंज जो है वो ऑथोरिटेटिव साइड से ही किया जाता है। आप PIB की रिपोर्ट दिखा दीजिए, मिनिस्ट्री की रिपोर्ट दिखा दीजिए, वो मान लेगा, लेकिन और कोई रिपोर्ट मानने के लिए वो बाध्य नहीं। तो अगली क्लास हम यहीं से शुरू करेंगे, तैयार करिए तब तक।